वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है यहाँ पर। देखिए, भारत के शहरी क्षेत्रों में 1950 के दशक की तुलना में 1991 में उदारीकरण के बाद गरीबी की सघनता बढ़ी है और उदारीकरण के बाद की अवधि में ग्रामीण गरीबी सहित शहरी विकास और गैर कृषि विकास गरीबी में कमी के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इन दोनों में? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। 15वें वित्त आयोग ने 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल निम्नलिखित में से किस विषय को संवर्धित सूची में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया? स्वास्थ्य है, कृषि है, क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, या फिर सट्टेबाजी और जुआ? देखिए, सट्टेबाजी जुआ नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, कृषि नहीं है, स्वास्थ्य को, हेल्थ को। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समूह ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल स्वास्थ्य को यानी हेल्थ को संवर्धित सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। देखिए, अगर पॉलिटी पढ़ी हो आपने अच्छे से तो संवर्धित सूची जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां उसमें एक 7वीं अनुसूची है। उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और संवर्धित सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएम जन आरोग्य योजना नीति आयोग नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार संस्था है। तो विकल्प डी सही है ना, ये थोड़ी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है और FY20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 या वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यूएसए भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान यूएसए नहीं बल्कि सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक कर दिया है। पहला स्टेटमेंट है करेक्ट। अप्रैल दिसंबर यानी 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का सबसे शीर्ष स्रोत बना रहा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ना कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये उसी के द्वारा जारी किया जाता है जिसकी संस्था है IBRD मेगा यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो देखिए, विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने तथा वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं में मदद हेतु बनाया गया है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है।
भारत में प्राथमिक क्षेत्र 50% से कम कार्यबल को रोजगार देता है और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 16% है। लगभग 50% से कम कार्यबल को रोजगार देता है या अधिक? देखिए कम ही है, 43% है। पहला सही है और दूसरा वाला भी सही ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और खनन क्षेत्र सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में लगभग 16% का योगदान देता है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जबकि यह लगभग 43% कार्यबल को रोजगार देता है यानी 50% से कम है, तो ये भी सही हो गया। तो पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया था और इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 15.7% की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में 0.1% की मामूली गिरावट देखी गई। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है? किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई, जो निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी। तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समेकित शिकिंग फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। समेकित शिकिंग फंड का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है यानी RBI के द्वारा किया जाता है और इस फंड का उद्देश्य है राज्य सरकार की संकट प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए भारत में समेकित शिकिंग फंड की स्थापना वर्ष 1999-2000 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी ताकि राज्यों को अपना कर्ज आसानी से चुकाने में सक्षम बनाया जा सके और वर्तमान में 23 राज्यों में समेकित शिकिंग फंड की स्थापना है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और राज्य सरकारों को इस कोष को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा या रही ई-संजीवनी है क्या? ये ई-संजीवनी दवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु पोर्टल है, आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वकोश है और टेलीमेडिसिन पहल है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो है पक्का, डी तो है नहीं। ये एक टेलीमेडिसिन पहल है, सी है इसका आंसर। तो देखिए यह डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श संबंधी प्रणाली है जिसका कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। ठीक है, सी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो ब्याज दर वृद्धि दर अंतर का सबसे उपर्युक्त वर्णन करता है? कौन सा है इनमें? सरकारी ऋण पर चुकाए गए ब्याज और अर्थव्यवस्था की सांकेतिक विकास दर के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर ए ब्याज दर वृद्धि दर अंतर। तो ब्याज दर वृद्धि दर अंतर सरकारी ऋण पर चुकाए गए ब्याज और अर्थव्यवस्था की सांकेतिक विकास दर के बीच अंतर को ब्याज दर वृद्धि दर अंतर के रूप में जाना जाता है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत सरकार ने मार्च 2019 तक देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्र में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से कब सौभाग्य योजना शुरू की थी?
कब की थी? सौभाग्य योजना शुरू अक्टूबर 2017 में की थी। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिकॉर्डियन समतुल्यता प्रस्ताव को परिभाषित करता है? रिकॉर्डियन समतुल्यता प्रस्ताव को परिभाषित करता है कराधान और उधार व्यय के वित्त पोषण के बराबर साधन है। यही ए है इसका आंसर। तो देखिए, वह सिद्धांत जिसमें उपभोक्ता अनुमान लगाते हैं कि आज की सरकारी उधारी का मतलब है कि भविष्य में कर्ज चुकाने के लिए सरकार कर में वृद्धि करेगी और तदनुसार वह अपनी खपत को समायोजित करेगा ताकि इसका अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव हो जैसा आज कर में बढ़ोतरी पर पड़ता है। तो ए सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की ऋण संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के 1% के सापेक्ष भारत का समग्र ऋण स्तर G20 OECD देशों के समूह और ब्रिक्स देशों के समूह से में सबसे कम है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का कुल विदेशी ऋण जीडीपी के 3% से कम है। और तीसरा स्टेटमेंट है भारत के कुल ऋण में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 30% है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी है इस बार आंसर, क्योंकि 1 2 3 बी में है, डी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस योजना के तहत परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। वयस्क महिला के नाम पर या उस परिवार के वयस्क सदस्य के नाम पर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और दूसरा स्टेटमेंट है 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर वाले मौजूदा लाभार्थी के पास 5 किलो के सिलेंडर के साथ भी स्वैप करने का विकल्प है। तो इसमें 2 सिलेंडर आपको मिल सकते हैं, ठीक है, 5 किलोग्राम का और 14.2 किलोग्राम का। यदि आपने पहले ये लिया तो आप इसमें भी स्वैप कर सकते हो, और ये ले लिया तो इसमें भी स्वैप कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो फिलहाल ये दूसरा तो स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है, ठीक है। परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, महिला सदस्य। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, वयस्क महिला सदस्य। तो बात करें PMUY की, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो देखिए, 8 करोड़ घरों को मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए मई 2016 में PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जिससे पूछी जाती है, एक तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि शुरू कब की गई और कौन सा मंत्रालय है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है इस योजना को। तो एक चीज़ ये याद रखिए, मंत्रालय। देखिए, यह जो कनेक्शन है वो गरीब परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये भी याद रखना है। और लाभार्थी के पास 14.2 किलो या 5 किलो के सिलेंडर के साथ कनेक्शन लेने का विकल्प है, ठीक है। अगर आप 14.2 किलो के LPG सिलेंडर वाले मौजूदा लाभार्थी हैं, ठीक है, तो 5 किलो के सिलेंडर के साथ भी आप स्वैप कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ नए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है वो 31 मार्च 2020 की तिथि को निर्धारित किया गया। मतलब इस तिथि तक करना है, लेकिन 7 महीने पहले ही सितंबर 2019 में इसको हासिल कर लिया गया। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।